सीरीज खिजा की बारिश, किताब नंबर 2, बादल डकेत, मुसन्निफ ए हमीद, आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। पार्ट 22। उसके बॉडीगार्ड्स दरवाजे के करीब ही दरी पर बैठ गए। नजमी ने मुजरा शुरू कर दिया। तबले पर थाप पड़ने लगी, मगर तबलची खौफ की वजह से बेताले हो रहे थे। अजनबी नौजवान का चेहरा मोहरा बता रहा था कि वो कोई खूंखार डाकू है या फिर पंजाब का कोई नामी गिरामी बदमाश है। अजनबी नौजवान ने जेब से 100 रुपए की 2 गड्डियां निकालकर सामने रख ली। उनमें से 100 रुपए का नोट निकालकर नजमी की तरफ उछाला और कहा, चंदा भाई, हमने तुम्हारे मुजरे की बड़ी तारीफ सुनी थी, सोचा आज चलकर तुमसे मुलाकात की जाए। मेरा नाम लाल खान है। नजमी ने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया और 100 रुपए का नोट उठाकर धूमल बदमाश की तरफ फेंक दिया, जो लाल खान की मौजूदगी से काफी हद तक मरूब था। बंगाली सेठ तो उसी वक्त उठकर कोठे से नीचे चला गया था। नजमी ने लाल खान की फरमाइश पर एक और गजल सुनानी शुरू कर दी। उसे ये खूबसूरत अजनबी लाल खान अच्छा लगा था। नदीम के बाद पहली बार कोई मर्द उसे पसंद आया था। वो एक खास कैफियत में डूबकर गजल गा रही थी। लाल खान उस पर खुश होकर 100 के नोट निछावर कर रहा था। धूमल बदमाश बेताबी से नोट उठा उठाकर चांदी के गोल डब्बे में जमाया जा रहा था। एक बार वो नोट उठाने लगा तो लाल खान ने अपने सामने पड़ी हुई राइफल बाएं हाथ से उठाई, नाली का रुख धूमल बदमाश की तरफ किया और करख्त लहजे में पूछा, अबे चंदा भाई को भी कुछ देगा या सब अपने पास ही रखेगा? धूमल बदमाश ने हाथ जोड़े और डरी हुई आवाज में बोला, दादा भाई, ये सारा माल चंदा भाई का ही तो है, हम तो उसके दास हैं। लाल खान ने हल्का सा कहकहा लगाकर कहा, अबे मैं सब जानता हूं तुम लोगों को। उसने राइफल अपने सामने रख दी और तकिए से टेक लगाकर अपनी मूंछों को उंगलियों से मरोड़ते हुए नजमी की तरफ मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखने लगा। नजमी गजल भी गा रही थी और नृत्य भी कर रही थी। फिर ऐसा हुआ कि सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। लाल खान ने दरवाजे की तरफ देखा और गरज कर कहा, जो कोई भी आ रहा है उसे वापस भेज दो। लाल खान के दोनों बॉडीगार्ड्स उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े, मगर इतनी देर में दूसरा अजनबी दरवाजे में नमूदार हो चुका था। उसकी शक्ल देखकर धूमल और नजमी जैसे सकते में आ गए। ये मान सिंह डकैत था, जो इस कोठे में कई खून करने के बाद नजमी को अगवा करके ले गया था। लाल खान ने मान सिंह डकैत को पहचान लिया था। मान सिंह के लिए लाल खान अजनबी था। उसने गुर्राते हुए कहा, कौन हो तुम? लाल खान इसी तरह तकिए के सहारे बैठा रहा। उसकी आंखें सुकड़ गई थी और उनमें चिंगारियां सी फूटने लगी थी। उसके बॉडीगार्ड्स वहीं जम से गए थे। मान सिंह के बॉडीगार्ड्स भी अब दरवाजे में आ गए। लाल खान ने मान सिंह डकैत के चेहरे पर अपनी नजरें गाड़ रखी थी। वो गहरी आवाज में बोला, मान सिंह, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं लाल खान हूँ। मान सिंह डकैत ने राइफल का रुख लाल खान की तरफ कर दिया और करख्तगी से बोला, तुम जो कोई भी हो, अगर जान प्यारी है तो यहाँ से नीचे उतर जाओ। लाल खान ने मूछें मरोड़ते हुए कहा, जान तो लाल खान को कभी भी प्यारी नहीं हुई। उसके साथ ही एक बिजली चमकी। कुछ पता नहीं चला कि कब लाल खान का हाथ राइफल की तरफ बढ़ा, कब राइफल उठी और कब उसने गोली उगली, और गोली मान सिंह डकैत के सीने के पार हो गई। वो मुंह के बल आगे को गिरा। लाल खान के बॉडीगार्डों ने गोलियां चलाकर मान सिंह के मुहाफिजों को खून में लथपथ कर दिया। नजमी ने अब जो लाल खान की तरफ देखा तो वो राइफल ताने चांदी पर टांगे फैलाए खड़ा मान सिंह डकैत को नफरत भरी नजरों से घूर रहा था। धूमल बदमाश चांदी के डब्बे के पास सहमा हुआ बैठा था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। साजिंदे वहीं लुढ़क कर बेहोश हो गए थे। लाल खान ने अपने मुहाफिजों से कहा, इस कुत्ते के आदमी नीचे होंगे, उन्हें भी ढेर कर दो। दोनों मुहाफिज नीचे को दौड़े। उसके साथ ही लाल खान ने नजमी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चंदा भाई, तेरे कोठे के फर्श पर काफिर का खून बिखर गया है, भंगी से कहकर इसे साफ करा देना। उसी लम्हे नीचे बाजार से ऊपर तले 4 गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी और जैसे बाजार में भगदड़ सी मच गई। लाल खान नीचे उतरने लगा तो नजमी ने लपक कर उसका बाजू थाम लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरे एतमाद के साथ बोली, खान, मुझे अपने पास रखोगे? लाल खान ने राइफल कंधे पर डालते हुए कुछ चौंक कर नजमी की तरफ देखा, फिर चेहरा आगे को झुकाकर कहा, तू हिरनी है, शेर के साथ कैसे रहेगी? मैं हिरनी नहीं, शेरनी हूँ। उसके साथ ही नजमी ने पलक झपकते ही लाल खान के कंधे से राइफल खींचकर अपने हाथों में ले ली और उसका रुख धूमल बदमाश की तरफ कर दिया। धूमल भीगी बिल्ली बना सहमा हुआ बैठा था।
तबलची को होश आ गया था और वो खौफजदा नजरों से सब कुछ होते हुए देख रहा था। नजमी ने धूमल को गाली देकर कहा, तू मेरा पहला इंतकाम है धूमल। और नजमी ने लबलबी दबा दी। धमाका हुआ, नाली ने शोला उगला और गोली धूमल को खून में लथपथ करती उसके सीने से पार हो गई। नजमी ने सेफ्टी कैच खींचकर धूमल पर ऊपर तले 2 फायर मजीद कर दिए। धूमल के जिस्म में जरा सी हरकत पैदा हुई और फिर उसका जिस्म ठंडा हो गया। लाल खान ने नजमी के हाथ से राइफल ले ली और उसकी कमर के गिर्द हाथ डालकर दरवाजे की तरफ ले जाते हुए बोला, चंदा भाई, तू तो सचमुच शेरनी है, चल मेरे साथ। नजमी लाल खान के साथ नीचे बाजार में आ गई। बाजार में जिन फिर गया था। मानसिंह डकैत की लाश कोठे पर धूमल बदमाश की लाश के साथ पड़ी थी और नीचे बाजार में मानसिंह के चारों साथियों की लाशें इधर उधर जीप के पास पड़ी थी। सामने लाल खान की जीप खड़ी थी जिस पर उसके मुहाफिज पहरा दे रहे थे। बाजार खाली हो गया था। नजमी लाल खान के साथ जीप में बैठी और जीप एक जन्नाटे से आगे बढ़ी और सोनागाची के बाजार से निकलकर एक खुली कुशादा सड़क पर भागने लगी। नजमी ने अपने दिल में जो फहरिस्त बनाई थी उसमें से धूमल बदमाश का नाम काट दिया। अभी उस फहरिस्त में बहुत से लोगों के नाम बाकी थे जिन्होंने नजमी के दामन इफ़्फ़त को तार तार किया था और उसे बाजार हुस्न में कोठे पर ला बिठाया था। अब उसकी जिंदगी का यही मकसद था कि वो एक एक करके उन जालिम और जाबिर लोगों से भरपूर इंतकाम ले और उन्हें जहन्नुम वासिल करे। यही वो मकसद था जिसको वो अपने सीने में छुपाए लाल खान के साथ बाजार हुस्न से शायद हमेशा हमेशा के लिए निकल खड़ी हुई थी। इंतकाम की आग का यही वो शोला था जो उसे नदीम के साथ वापस पाकिस्तान जाने से रोका हुआ था। नदीम उससे सिर्फ मोहब्बत करता था और नजमी को मोहब्बत की नहीं, इंतकाम की आग बुझाने की जरूरत थी और वो जानती थी कि नदीम उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। गुनाह के बाजार में दुकानदारी करते हुए नजमी को इंसानों के चेहरे पड़ने आ गए थे। उसने लाल खान के चेहरे पर वो शराफत देख ली थी जो एक बहादुर और गैरतमंद इंसान के चेहरे पर नुमाया हो सकती थी। नजमी को एक ऐसे ही आदमी की जरूरत थी। चुनाचे उसने लाल खान को देखते ही फैसला कर लिया था कि वो उसके साथ चली जाएगी और जो काम वो अकेली नहीं कर सकती वो उसके साथ मिलकर करेगी। यही वो आदमी था जिसके लिए उसे एक रोज बाजार हुस्न छोड़ देना था। जीप धर्मतला से निकलकर डहुलजी स्क्वायर की तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। नजमी ने जिस वक्त धूमल पर गोली चलाई थी उस वक्त तबलची होश में था और उसे देख रहा था। वो उस कत्ल का ऐनी गवाह था। नजमी चाहती थी कि इस कत्ल का वो कोई पीछे ऐनी शाहिद छोड़कर जाए ताकि अगर कभी वो ख्वाहिश भी करे तो वापस बाजार हुस्न में ना जा सके। उस कत्ल से वो अपने दुश्मनों को एक तरह से दहशतज़दा भी करना चाहती थी ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि बहुत जल्द उनकी बारी भी आने वाली है। नजमी ने धूमल को हलाक करने से पहले जानबूझकर ये जुमला बोला था कि तुम मेरे पहले इंतकाम हो। नजमी के इंतकाम का दूसरा निशाना मरहटा पुलिस इंस्पेक्टर मांजरेकर था। वो उससे किस तरह बदला लेगी और उसे कहाँ और कैसे मौत की नींद सुलाएगी, ये अभी तक नजमी के जहन में वाज़ेह नहीं था। जीप अब कलकत्ता से बाहर हावड़ा ब्रिज की तरफ जा रही थी। लाल खान जीप खुद चला रहा था। उसके चारों मुहाफिज जीप में पीछे बैठे थे। नजमी उसके साथ वाली सीट पर थी। लाल खान ने जीप के शोर में बुलंद आवाज में कहा, तुमने पहले भी कभी राइफल चलाई थी चंदा भाई? एक बार चलाई थी, जब जलील मानसिंह डकैत मुझे अगवा करके ले गया था। नजमी ने भी ऊंची आवाज में जवाब दिया। लाल खान ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने मानसिंह डकैत को गाली देकर बाहर थूक दिया और बोला, औरतों को अगवा करने वाले गीदड़ होते हैं। जीप हावड़ा ब्रिज अबूर कर गई थी। ये लोग 6 खून करके आ रहे थे। पुलिस जरूर उनकी तलाश में निकल चुकी होगी। नजमी ने एक बार फिर पीछे की तरफ देखा। लाल खान की आंखें जीप के बाहर लगे हुए शीशे को कभी कभी देख लेती थी। उनके पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। पुल की दूसरी तरफ आकर नजमी ने लाल खान से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? लाल खान ने हंसकर कहा, शेर की कछार में। जीप कलकत्ते के सनती इलाके से गुजर रही थी। इधर उधर कारखानों में बत्तियां जल रही थी, मगर आधी रात के वक्त सारा इलाका सुनसान पड़ा था। जीप उस इलाके से गुजरने के बाद दरिया के साथ ऊपर के रुख रवाना हो गई। नजमी को लाल खान के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि वो कोई डाकू है या किसी इलाके का सरदार। उसकी शक्ल, रंग रूप और उर्दू बोलने का लहजा उत्तर प्रदेश का था। वो किसी भी तरह से बंगाली मालूम नहीं होता था। पंजाबी होने का शुबा उस पर इसलिए नहीं हो सकता था कि पाकिस्तान बनने के बाद मशरकी पंजाब से मुसलमान पंजाबी हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे। सिर्फ मालेर कोटला एक ऐसी रियासत थी जहां पंजाबी मुसलमानों के कुछ घराने बाकी रह गए थे, लेकिन उनका लहजा मुख्तलिफ था। लाल खान लखनऊ, बरेली और बदायूं के लहजे में उर्दू बोलता था। नजमी उन तमाम लहजों से वाकिफ थी। उसके कोठे पर भांत भांत के भारतीय सूबों के लोग उसका गाना सुनने के लिए आते थे।
जीप दरिया हगली के दाएं किनारे से हटकर नारियल के दरख्तों के गुंजान जखीरे में गुम हो गई। यहाँ घुप अंधेरा था। जीप की रोशनी में नजमी को दरख्तों के सीधे और कौसी तने और झाड़ियां ही नजर आ रही थी। जीप हिचकोले खाती गैर हमवार कच्चे रास्ते पर चलती जा रही थी। एक बात नजमी के जहन में बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी थी कि अब वो वापस सोनागाची नहीं जा सकती। उसके खिलाफ एनी शाहिद तबलची के बयान के मुताबिक कत्ल के जुर्म में मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा और पुलिस अब उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए उसकी तलाश में निकल खड़ी होगी। नजमी वापस जाना भी नहीं चाहती थी। वो तो एक अरसे से इस मौके की खोज में थी। उसे एक ऐसा बहादुर साथी मिल गया था जो इंतकाम की आग बुझाने में उसकी मदद कर सकता था और जिसको वो पसंद भी करने लगी थी। नारियलों का जखीरा खत्म हुआ तो जीप एक बहुत बड़ी झील के साथ उगे हुए सुम्बुल और ताड़ के दरख्तों के नीचे से गुजरती हुई बांस की एक बाड़ के पास आकर रुक गई। लाल खान ने जीप से उतरते हुए अपने मुहाफिजों से कहा कि वो पहरे पर जाकर खड़े हो जाएं और नजमी को साथ लेकर बांस के बाड़े में दाखिल हो गया। आगे ढलान आ गई। यहाँ आम के बहुत से घने झुंड थे। उनके बीच में एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी के उस किनारे पर एक टीले की ओट में नजमी को अंधेरे में एक खंडर का हिवला उभरता दिखाई दिया। लाल खान ने नजमी को बताया कि वो और उसके साथी आर्जी तौर पर इस हवेली के खंडर में ठहरे हुए हैं। हवेली का मेहराबी दरवाजा एक तरफ को गिरा हुआ था। डेवड़ी में अंधेरा था। लाल खान ने आवाज दी, अरे जग्गू, सो तो नहीं गया? डेवड़ी की एक घोर अंधेरी कोठरी में से एक आदमी लपक कर सामने आ गया। उसने सर पर कपड़ा लपेट रखा था। खान, जाग रहा हूं। जग्गू ने लाल खान को सलाम किया। हवेली के अंदर एक छोटा सा सहन था जहां एक तरफ बांस के साथ लटकी हुई लालटेन जल रही थी। सहन के आगे बरामदा था जिसके साथ 3-4 कोठरियां थी। लाल खान नजमी को कोठरी में ले आया। यहाँ एक दिया रोशन था। दीवार के साथ बांस की चारपाई पर दरी बिछी हुई थी। लाल खान ने नजमी से कहा, चंदा भाई, ये तेरी कोठरी है, अब तू यहाँ आराम कर, कल तुझसे बात होगी। और हाँ, अगर तू पुलिस की टाउट निकली तो तेरी लाश के टुकड़े मैं खुद चाकू से करूंगा। लाल खान चला गया। नजमी दरवाजा बंद करके चारपाई पर बैठ गई। वो सोच रही थी कि दुश्मन काफिरों से खौफनाक इंतकाम लेने का तरीकाकार क्या हो सकता है। नजमी काफी दिन चढ़े देर तक सोती रही। जब वो कोठरी से बाहर निकली तो आसमान पर बादल छाए हुए थे और उसकी कोठरी के बाहर एक आदमी बंदूक लिए पहरा दे रहा था। लाल खान को अभी नजमी उर्फ चंदा बाई पर पूरा एतमाद नहीं था। उसके ख्याल में चंदा पुलिस की एजेंट भी हो सकती थी। नजमी दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। डेवड़ी के बाहर आम के दरख्तों तले लाल खान के कुछ साथी बंदूकें राइफलें करीब रखे आग जलाए बैठे कुछ पका रहे थे। लाल खान वहां मौजूद नहीं था। नजमी को आते देखकर एक आदमी उसके पास आया और बोला, चंदा भाई, तालाब उस तरफ है। नजमी खामोशी से जिस तरफ तालाब था उस जानिब चली गई। झाड़ियों की ओट में तालाब की सीढ़ियों पर बैठकर नजमी ने गुस्ल किया और बालों को झटकती हुई वापस हवेली के खंडर में आ गई। लाल खान उसकी कोठरी के बाहर गर्द आलूद बरामदे में पड़े हुए लकड़ी के खोखे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। राइफल उसके घुटनों पर रखी थी। वो नजमी को देखकर बोला, चंदा भाई, कुछ खा पी लो। थोड़ी देर बाद नजमी कोठरी में बैठी चावल मछली खा रही थी। एक आदमी चाय की 2 प्यालियां और तामचीनी की केतली लेकर अंदर चला गया और उसके जाने के बाद लाल खान आ गया। बांस की चारपाई के पास 2 खोखे पड़े थे। एक खोखे पर चाय की केतली और प्यालियां रखी थी। लाल खान दूसरे खोखे पर बैठते हुए कहने लगा, चंदा भाई, अब सच सच बता दे, तू मेरे साथ क्यों आ गई? क्या तुझे पुलिस ने भेजा है? नजमी ने प्यालियों में चाय उंडेली। एक प्याली लाल खान को थमाई और दूसरी अपने हाथ में पकड़कर बोली, लाल खान, सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ और मेरा नाम चंदा बाई नहीं नजमी है। दूसरी बात है कि मैं बंगाल की नहीं बल्कि पाकिस्तान की रहने वाली हूँ और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। लाल खान प्याली हाथ में लिए ताज्जुब से नजमी की तरफ देख रहा था। फिर नजमी ने लाल खान को शुरू से लेकर आखिर तक अपनी सारी दास्तान आलम बयान कर दी। अपनी कहानी सुनाते हुए कई बार उसकी आंखों में आंसू छलक आए। अपने ऊपर जुल्म करने वालों का जिक्र करते हुए नजमी की आंखों से आंसुओं के बजाय चिंगारियां फूटने लगी। जब वो अपनी कहानी खत्म कर चुकी तो लाल खान ने चाय की खाली प्याली खोखे पर रख दी। वो चाय की 3 प्यालियां और 4 सिगरेट फूंक चुका था। नजमी गहरा सांस लेकर बोली, खान, ये थी मेरी कहानी। अब तुम्हें मालूम हो क्या होगा कि मैं तुम्हारे साथ क्यों आई हूँ। मैंने ना तो मुबालगे से काम लिया और ना ही झूठ बोला। अपनी दुख भरी जिंदगी का एक एक वक्त तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया है। अगर तुमने मुझे अपने पास ना रखने का फैसला किया
تو میں تمہیں اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور نہیں کروں گی. پھر میں خود اپنے دشمنوں سے انتقام لینے نکل کھڑی ہوں گی. تم سے صرف اتنی درخواست ہے کہ مجھے ایک رائفل اور جتنے میرے دشمن ہیں، میرے قاتل ہیں، اتنی گولیاں گن کر دے دینا. اس کے بعد چاہے میں پھانسی چڑھ جاؤں، لیکن اپنے قاتلوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی. لال خان نے نجمی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس کی چیتے جیسی آنکھیں نجمی کے چہرے پر جمی ہوئی تھی. کہنے لگا، پڑھ کلمہ شریف. کلمہ شریف پڑھتے ہوئے نجمی کی آنکھوں میں اپنے آپ آنسو چھلک پڑے. لال خان نے نجمی کا ہاتھ چھوڑ دیا. وہی ہاتھ گھٹنے پر رکھی رائفل پر رکھا اور خود کلمہ پڑھ کر بولا، جس کافر نے تم کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا ہے، میں جب تک ان کی لاشیں خاک و خون میں تڑپتے نہیں دیکھ لوں گا مجھے چین نہیں پڑے گا. مجھے اپنے آدمی لے کر آج رات یہاں سے واپس اپنے جنگل والے ٹھکانے پر چلے جانا تھا، مگر اب میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تجھ پر ظلم کرنے والوں سے بدلہ نہیں لے لیتا. نجمی نے لال خان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، خان، ان لوگوں کو میں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا چاہتی ہوں. یہ کام تم ہی کرو گی، مگر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا. اب تم مجھے بتاؤ کہ پہلی گولی تم کس کے سینے میں اتارنا چاہتی ہو؟ میں پہلی گولی اپنے پہلے دشمن کے سینے میں اتار چکی ہوں. اس کا نام دھومل بدماش تھا. پھر نجمی نے لال خان کو ان تمام لوگوں کے نام اور پتے بتائے جہاں وہ رہتے تھے. ان میں مانجریکر کا نام سر فہرست تھا. لال خان اپنی مونچھوں کو انگلیوں سے مروڑ رہا تھا. رائفل پکڑ کر وہ اٹھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم رات بھر کی جاگی ہوئی ہو، ابھی آرام کرو. ہم آج رات پولیس انسپیکٹر مانجریکر کا حال چال پوچھنے اس کے مکان پر جائیں گے. لال خان چلا گیا. نجمی چارپائی پر لیٹ گئی اور اس نے آنکھیں بند کر لی. تصور میں مرہٹا پولیس انسپیکٹر کی لاش کو وہ خون میں تڑپتے دیکھ رہی تھی. پھر اسے نیند آ گئی. وہ کافی دیر تک سوتی رہی. جس وقت لال خان نے خود کوٹری میں آ کر اسے جگایا تو رات کے 9 بج رہے تھے. حویلی کے کھنڈر کے صحن میں الاؤ روشن تھے. لال خان کے ساتھ ہی کھانا کھا رہے تھے. ان میں سے ایک بھی بنگالی نہیں تھا. سب کا تعلق اتر پردیش کے علاقے سے تھا اور سبھی بقول لال خان قتل اور ڈاکے کی وارداتیں کر کے بھاگے ہوئے تھے. لاکھی نام کا ایک آدمی لال خان کا قریبی ساتھی تھا. یہ ہندو تھا پر لال خان کو اس پر بے حد بھروسہ تھا. لال خان کے کہنے کے مطابق اس نے کئی مرتبہ اس کی جان بچائی تھی. نجمی نے ایک ہی دن میں محسوس کر لیا تھا کہ لاکھی کی نگاہ صاف نہیں ہے. نجمی لاکھ پردوں میں چھپی ہوئی نظروں کی حقیقت پہچان لیتی تھی. لاکھی پختہ عمر کا آدمی تھا. رائفل ہر وقت کاندھے پر رہتی تھی. ماتھے پر کسی گہرے زخم کا نشان تھا. رات کھانے کے بعد وہ لال خان کے ساتھ ایک طرف بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتا رہا اور سگریٹ پھونکتا رہا. نجمی کھانا کھانے کے بعد اپنی کوٹری میں آ کر لیٹ گئی. کوئی 11 بجے لال خان کوٹری میں آیا. اس کے ہاتھ میں گٹھری تھی. نجمی اٹھ کر بیٹھ گئی. یہ ساڑی ٹھیک نہیں رہے گی. یہ میں تمہارے لیے پتلون قمیض لایا ہوں، تم اسے پہن لو. ہم بھی یہی پہنتے ہیں. ان کپڑوں میں واردات کرتے وقت آسانی رہتی ہے. لال خان باہر چلا گیا. نجمی نے گٹھری کھولی. اس میں گہرے رنگ کی پتلون، اسی رنگ کی پرانی قمیص اور ربڑ کے جوتے تھے. نجمی نے ساڑی اتار کر یہ کپڑے پہن لیے. لال خان نے تھوڑی دیر بعد آ کر دیکھا اور بولا، اب تم بالکل ٹھیک لگتی ہو. یہ لو، سر پر ہماری طرح رومال بھی باندھ لو. نجمی نے سر پر سرخ رومال یا صافہ باندھ دیا. لال خان نے ایک رائفل نجمی کو دی. اس میں میگزین لوڈڈ ہے. 1 گھنٹے بعد ہم چل دیں گے. تمہیں اس کافر مانجریکر کی کوٹھی کا پتہ تو معلوم ہے نا؟ ہاں، ایک کافر کے گھر کا پتہ میرے دل پر نقش ہے. لال خان کوئی جواب دیے بغیر باہر نکل گیا. نجمی نے رائفل کا سیفٹی کیچ کھولا اور پھر بند کر دیا. میگزین چیک کیا. چیمبر گولیوں سے بھرا ہوا تھا. وہ سر پر رومال باندھے، پتلون قمیض اور ربڑ کے سیاہ جوتوں میں چارپائی پر بیٹھ گئی اور اس وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی جب وہ وہاں سے نکل کر انتقام کی آگ بجھانے مانجریکر کی کوٹھی کی طرف جا رہی ہوگی. باہر صحن میں خاموشی چھائی تھی. کوٹری میں مٹی کا دیا اپنی مدھم روشنی بکھیر رہا تھا. قدموں کی بھاری چاپ سنائی دی. دروازہ کھول کر لال خان اندر آیا. چلو، بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے. لال خان کے ساتھ لاکھی کے سوا اور کوئی نہیں تھا. نجمی لال خان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. رات کی تاریکی میں تالاب کے قریب سے گزر کر وہ اوپر اس جگہ آ گئے جہاں بانس کے باڑے کی ایک جانب ان کی جیپ کھڑی تھی. تینوں نے رائفلیں کندھوں پر لٹکا رکھی تھی. نجمی لال خان کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی. جیپ کی کینوس کی چھت ڈال دی گئی تھی جس کی وجہ سے باہر سے ان لوگوں کو آسانی سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا. لال خان کی پیٹی میں ریوالور بھی لٹک رہا تھا. لاکھی جیپ میں پیچھے بیٹھ گیا. جیپ کلکتے کی طرف روانہ ہو گئی. مانجریکر کی کوٹھی خضرآباد کی آبادی میں واقع تھی. یہ کوٹھی اس نے رشوت کی کمائی سے بنوائی تھی.
اس نے اپنے بال بچے پونا بھیج دیے تھے اور اس کوٹھی میں اکیلا رہ کر عیش و عشرت کے دن گزارتا تھا۔ لال خان کے لیے کلکتہ کو اجنبی شہر نہیں تھا۔ بچپن اور نوجوانی میں اس نے اس بڑے شہر میں فاقہ مستی کے بہت سے دن گزارے تھے۔ لال خان فیض آباد کے غریب مگر غیور گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ بچپن میں ہی ماں باپ انتقال کر گئے اور وہ رشتہ داروں کے ٹکڑوں پر پڑنے کی بجائے کلکتہ آ گیا۔ کلکتے میں وہ ایک کارخانے میں نوکر ہو گیا، جہاں اس نے کارخانے کے ہندو بنگالی مالک کو غریبوں اور مزدوروں پر بے پناہ ظلم کرتے دیکھا۔ یہاں سے وہ ایک ہندو تعلقہ دار کی عالیشان حویلی میں آ گیا۔ یہاں اس کا کام بگھی کی صفائی اور گھوڑوں کی رکھوالی کرنا تھا۔ ایک روز لال خان نے بنگالی تعلقہ دار کو ایک نوکرانی کو بے قصور بے دردی سے پیٹتے دیکھا تو اس نے اینٹ اٹھا کر مالک کے سر پہ دے ماری۔ اس کا سر کھل گیا، وہاں شور مچ گیا اور لال خان بھاگ کھڑا ہوا۔ کلکتے میں ہی وہ آوارہ گردی کرتا رہا اور جرائم پیشہ لوگوں کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ اسی گروہ میں رہ کر وہ جوان ہوا اور جوانی کی سرحد سے گزرا تو اس کے ہاتھوں ایک آدمی کا خون ہو گیا۔ وہ روپوش ہو کر بہار کے جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ یہاں اس نے اپنا ایک الگ گروہ بنا لیا۔ یہ سب مفرور قاتل ڈاکو تھے جو ایک ایک کر کے اس کے ساتھ ملتے چلے گئے۔ اب وہ برسات کے بعد بہار کی سیاہ پہاڑیوں اور تاریک دشوار گزار جنگلوں سے نکل کر کلکتے جا کر کبھی ناریلوں کے جھنڈوں میں واقع ویران حویلی کے کھنڈر میں اور کبھی دریا ہگلی کے ڈیلٹا کی دلدلوں میں اپنا ٹھکانہ بناتا۔ شہر میں 4-6 سرمایہ دار ہندو سیٹھوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈال کر ان کے زیور جواہرات لوٹتا اور واپس بہار کی طرف نکل جاتا۔ بنگال کی پولیس میں اتنی سخت نہیں تھی کہ لال خان کا پیچھا کرتی، خاص طور پر جبکہ لال خان کی رائفل ہر وقت آگ اگلنے کو تیار رہتی تھی اور وہ کئی خون کر چکا تھا۔ یہ ساری باتیں لال خان نے نجمی کو بتا دی تھی۔ جیپ ہگلی کے کنارے جا رہی تھی۔ جب دوسرے کنارے کی طرف خضر پور جیٹی کی روشنیاں نظر آنے لگی تو لال خان نے جیپ روک دی۔ نیچے اتر کر اس نے اپنے ساتھی لاکھی سے کہا، ادھر جا کر کوئی کشتی دیکھو، ہم یہاں سے کشتی پر دریا پار کریں گے۔ لاکھی اندھیرے میں دریا کے کنارے اس جانب چل دیا جدھر لالٹین کی روشنی ہو رہی تھی۔ لال خان نے نجمی کو بتایا کہ ادھر مچھیروں کی چند جھوپڑیاں ہیں، وہاں سے کشتی مل جائے گی۔ اگر ہم دریا کے ساتھ ساتھ آگے جا کر ہاوڑا برج پار کر کے خضر پور جیٹی کی طرف آئیں تو یہ بڑا لمبا فاصلہ ہو جائے گا۔ ویسے بھی اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوگی تو پولیس ہاوڑا پل کی ناکہ بندی کر سکتی ہے اور ہم گھیرے میں آ جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اسی جگہ سے دریا پار کریں۔ خضر پور جیٹی سامنے دوسرے کنارے پر ہے اور خضر پور کی آبادی اس کے پیچھے ہی واقع ہے۔ نجمی خضر پور جیٹی کی روشنیوں کو تکنے لگی جن کا عکس دریا میں پڑ رہا تھا۔ یہاں دریا کا پاٹ کافی چوڑا تھا۔ اس کے خیال میں لال خان نے بالکل ٹھیک سوچا تھا، انہیں اسی جگہ سے دریا پار کرنا چاہیے تھا کیونکہ خضر پور کی آبادی وہاں سے بہت قریب تھی۔ لاکھی تھوڑی دیر میں کشتی کو کھیلتا ہوا ان کے پاس لے آیا۔ کشتی کو اس نے رسے سے ایک بانس کے ساتھ باندھا اور بولا، خان تم بیٹھو، میں جیپ جھاڑیوں کے پیچھے کھڑی کر کے آتا ہوں۔ نجمی اور لال خان کشتی میں بیٹھ گئے۔ لاکھی جیپ کو جھاڑیوں کے پیچھے لے گیا، پھر اندھیرے میں نمودار ہوا اور کشتی میں بیٹھتے ہی اس نے چپو سنبھال لیے۔ کشتی چھوٹی تھی اور دریا کی لہروں پر ڈول رہی تھی۔ دریا پرسکون حالت میں تھا۔ بہت جلد انہوں نے دریا پار کر لیا۔ وہ خضر پور جیٹی سے کافی پیچھے ہٹ کر کنارے پر اتر گئے۔ کشتی کو لال خان اور لاکھی نے کھینچ کر کنارے کی گھاس میں چھپا دیا۔ اب وہ نجمی کو ساتھ لے کر دریا کے کنارے کے درختوں میں سے ہوتے ہوئے خضر پور روڈ پر نکل آئے۔ یہ سڑک کافی کشادہ ہے۔ ایک گاڑی روشنی ڈالتی بندرگاہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ لوگ فٹ پاتھ کے درختوں کے پیچھے ہو گئے۔ گاڑی گزر گئی تو انہوں نے دوڑ کر سڑک پار کر لی۔ سڑک کی دوسری جانب ڈھلان میں اتر کر وہ خضر پور کی آبادی کی طرف چلنے لگے۔ اس آبادی کے مکانوں کی جھلملاتی روشنیاں دور سے ہی نظر آ رہی تھیں۔ خضر پور نام کا ایک گاؤں بھی وہاں آباد تھا جہاں بندرگاہ کے قلی مزدور اور مچھیرے رہتے تھے۔ نئی آبادی اس کے عقب میں کوٹھیوں اور بنگلوں پر مشتمل تھی۔ ان میں زیادہ تر بندرگاہ پر ملازم، سرکاری آفیسر اور سیٹ لوگوں کی رہائش گاہیں تھیں۔ کوٹھیوں کے بیچ میں پکی سڑکیں بنی تھیں جن کی دونوں جانب بجلی کے کھمبوں پر ٹیوب لائٹیں روشن تھیں۔ نجمی لال خان اور لاکھی کو لے کر مرہٹا پولیس انسپکٹر کی کوٹھی کے عقبی حصے کی طرف آ گئی۔ یہ کوٹھی آبادی کے آخری کنارے پر بنی ہوئی تھی اور کوٹھی کے پیچھے ایک ویران ریتیلا میدان تھا جہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لال خان، لاکھی اور نجمی کوٹھیوں کے عقبی دیوار کے ساتھ لگ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ لاکھی ان کے پیچھے تھا اور چند قدم چلنے کے بعد پیچھے گھوم کر دیکھ لیتا تھا۔ مانجریکر کی کوٹھی کی دیوار کے نیچے پہنچ کر نجمی رک گئی۔ دیوار کی دوسری طرف جو جنگلی بیل لگی تھی اس کی شاخیں باہر کی طرف ہی لٹک رہی تھی۔ لاکھی اور لال خان نے ارد گرد دیکھا، سارا علاقہ سنسان پڑا تھا۔ نجمی آہستہ سے بولی، یہی کوٹھی مانجریکر کی ہے۔ لال خان نے لاکھی کو اشارہ کیا۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ لال خان اس کے کاندھے پر پاؤں رکھ کر دیوار کے اوپر چڑھ گیا، دوسری طرف دیکھا اور پھر نیچے اتر آیا۔ لاکھی سے کہا کہ وہ اسی جگہ رہے۔ پہلے اس نے نجمی کو دیوار پر چڑھایا، اس کے بعد خود بھی اوپر آ گیا۔ کوٹھی کا عقبی لان زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ سامنے کوٹھی کے برآمدے میں ایک بلب روشن تھا۔ لان میں کرسیاں خالی پڑی تھیں۔
नजमी और लाल खान लॉन में कूद गए। दीवार के साथ झुककर चलते हुए वो कोठी के सामने वाले बरामदे के करीब आकर लकड़ी के बड़े बड़े गमलों के पीछे बैठ गए। उस बरामदे में भी बल्ब जल रहा था। वहाँ कोई चौकीदार नहीं था। नजमी ने देखा कि खुले गैराज में मांजरेकर की गाड़ी मौजूद नहीं है। उसने लाल खान को बताया था कि इंस्पेक्टर मांजरेकर इस कोठी में अकेला रहता है। चारों तरफ खामोशी थी। नजमी और लाल खान ने रुमाल सर पर से उतारा और उसे दोबारा इस तरह बांधा कि चेहरे पर उनकी सिर्फ आंखें नजर आती थीं। लाल खान ने नजमी को इशारा किया और गमले के पीछे से निकलकर कोठी के बरामदे में आ गए। ड्राइंग रूम में अंधेरा था। अंदर से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो वहां से हट गए और कोने वाले कमरे की तरफ बढ़े। उस कमरे के बाहर भी ताला नहीं लगा था। लाल खान ने आहिस्ता से दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक किसी मर्द की धीमी आवाज सुनाई दी। लाल खान ने होठों पर उंगली रखकर नजमी को खामोश रहने का इशारा किया। दोनों ने अपने कान दरवाजे से लगा दिए। अंदर से किसी औरत के सिसकियां भरने और रोने की आवाज आई। मर्द ने उसे बंगला में गाली देकर चुप रहने को कहा। औरत ने बंगला में कहा, भगवान के लिए मुझे बर्बाद ना करो, मेरी परसों शादी होने वाली है। मर्द ने गलीज गाली देकर कहा, इसलिए तो तुझे उठाकर लाया हूँ। लाल खान का खून खौल उठा। औरत की बेबसी से फायदा उठाने वालों को खान ने कभी माफ नहीं किया था। उसने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी और जल्दी से एक तरफ हट गया। दूसरी तरफ नजमी भी अंधेरे में हो गई। अंदर एकदम से खामोशी छा गई। फिर उसी मर्द ने बंगला में करख्त लहजे में पूछा, कौन है? लाल खान ने नजमी को इशारा किया। नजमी ने बड़ी रहम तलब आवाज बनाकर बंगला में कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं भूखी हूँ। एक पल के लिए फिर वही खामोशी तारी हो गई। अंदर से चटखानी खुलने की आवाज आई। फिर दरवाजे का एक पट खुला और उसके साथ ही लाल खान और नजमी अंदर घुस गए और राइफलें तान ली। कमरे में मेज पर मोमबत्ती जल रही थी और एक औरत पलंग पर इस तरह पड़ी थी कि उसके हाथ और पांव रस्सियों से पलंग के साथ बांध दिए गए थे। नजमी ने मर्द को पहचान लिया। ये मांजरेकर का एक दोस्त था जो दुर्गापुर से हफ्ते में एक बार वहां आया करता था। नजमी इस ओबाश आदमी के सितम का भी निशाना बन चुकी थी। अपने सामने दो राइफलों को देखकर उस ओबाश की घिग्गी बन गई। नजमी ने राइफल की नाली उसके सीने से लगाकर उसे फर्श पर बिठा दिया और पूछा, मांजरेकर कहाँ है? उस आदमी ने हाथ जोड़ दिए। वो आज ही तफ्तीश के सिलसिले में आसवाल गया है। भगवान की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। नजमी ने लाल खान से कहा, खान जी, तुम इस बेजुबान औरत को खोल दो, मुझे इस आदमी से भी इंतकाम लेना है। लाल खान बंधी हुई औरत की तरफ बढ़ा। नजमी ने रुमाल चेहरे पर से नीचे खिसका लिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती, पर तुमने मुझे पहचान लिया होगा। मैं वही चंदा हूँ जिसकी इज्जत को तुमने अपने पांव तले रौंदा था। अब तुम्हें वो रात याद आ गई होगी जब मैंने भी इस मासूम औरत की तरह तुम्हें अपनी इज्जत और भगवान का वास्ता दिया था। नजमी ने राइफल की नाली को जरा सा ऊपर उठाया। ओबाश मर्द गिड़गिड़ा कर रहम की भीख मांगने लगा। दूसरी औरत पलंग पर एक तरफ होकर सहमी हुई नजरों से मंजर देख रही थी। लाल खान ने कहा, इसे खत्म करो, नहीं तो मैं गोली चलाता हूँ। नजमी ने राइफल का बट अपने सीने से लगाकर कहा, ये मेरा कातिल है, मेरी ही गोली पर इसका नाम लिखा है खान। और नजमी ने लबलबी दबा दी। धमाके के साथ राइफल की नाली में से गोली आग उगलती निकली और ओबाश आदमी की खोपड़ी को उड़ाती हुई सामने वाली दीवार में घुस गई। लाल खान ने पलंग पर सहमी हुई औरत से कहा, भाग जा यहाँ से। औरत के खौफ के मारे दांत बज रहे थे। वो उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ी और बाहर निकल गई। लाल खान बोला, उस हरामी को तलाश करो, वो जरूर यहीं कहीं होगा। नजमी और लाल खान अकबी दरवाजे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गए। ये मांजरेकर का बेडरूम था। कॉर्नर्स पर उसकी तस्वीर फ्रेम में लगी थी। नजमी ने तस्वीर को निशाना बनाकर एक और फायर कर दिया। लाल खान ने पलट कर देखा और गुस्से से बोला, असली आदमी पर गोली चलाना। फिर उन्होंने कोठी के सारे कमरे छान मारे, बाथरूम भी देख लिए, मगर मांजरेकर वहां नहीं था। राइफल के धमाकों के साथ ही साथ वाली कोठियों में जो लोग जाग रहे थे वो वहीं सहम गए। दीवार के पीछे बैठे लाखी ने राइफल का सेफ्टी कैच चढ़ा दिया था और राइफल ताने दोनों जानिब घूरते हुए मुकाबले के लिए तैयार हो गया था। कोठी के अंदर होने वाली गोलियों के धमाकों ने उसे बता दिया था कि 2 खून हुए हैं। इतने में नजमी और लाल खान ने दीवार से नीचे छलांगे लगा दी। लाल खान बोला, लाखी, हमारा असली बंदा नहीं मिला, उसके एक बदमाश साथी का खून कर दिया है हमने, अब निकल चलो यहाँ से। नजमी को याद आ गया कि इस खिजरपुर की बस्ती में हरियल बदमाश और उसकी बीवी रानी भी रहते हैं, जहाँ बर्दा फरोश मोजमदार ने उसे लाकर फरोख्त किया था और फिर हरियल और उसकी बीवी ने नजमी को आगे रूपा और काली बदमाश के हाथ फरोख्त कर दिया था, जिन्होंने उसे बाजार हुसन में पहुंचा दिया था। हरियल बदमाश का क्वार्टर वहां से दूर नहीं था। उसने लाल खान से कहा कि वो हरियल और उसकी बीवी रानी को इसी वक्त हलाक करना चाहती है। कहाँ है उनका मकान? नजमी ने एक तरफ इशारा किया।
وہ تینوں اس مکان کی طرف اندھیرے میں تیز تیز چلنے لگے۔ ہریل کا اکیلا کوارٹر خضرپور کی پرانی بستی کے کنارے پر تھا۔ رائفل کی آواز پر کوئی بھی شخص اپنی کوٹھی سے باہر نہیں نکلا تھا۔ سب نے یہی کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے لی تھی کہ یہ گولی کی نہیں بلکہ پٹاخوں کی آواز تھی۔ افسر لوگوں میں اتنی ہمت کہاں ہوتی ہے کہ وہ برستی گولیوں میں گھر سے باہر نکلیں۔ یہاں پر پارٹ 22 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 23 سماعت فرمائیں۔